ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। आज कोई खुशी की बात नहीं है। वी आर रनिंग दिस डिजिटल प्रोटेस्ट एंटी CAA, एंटी NRC एंड एंटी NPR स्ट्रगल फ्रॉम द पास्ट 150 डेज। कंसिस्टेंसी के साथ हम ये धरना चलाए रखे हुए हैं अपने घर से थ्रू हैशटैग आई रेजिस्ट फ्रॉम होम। और आज हमारे साथ 3 ऐसे पैनलिस्ट हैं जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आप लोगों से। और उनका टॉपिक भी बहुत विभिन्न है, सभी का टॉपिक बहुत अलग है। तो मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक स्लाइड इंट्रोडक्शन दे दूं। वी हैव विद अस डॉक्टर आदिल हुसैन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। वी हैव विद अस देवदित्य भट्टाचार्य, JNU, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी। एंड वी हैव विद अस यूनिस मोहानी, जो हमारे साथ कंसिस्टेंसी के साथ डिजिटल प्रोटेस्ट में भी और ऑन द रोड्स या पाक सर्कल धरना हो लगे हुए थे। ही इज द एडिटर ऑफ मुस्लिम एरा एंड ग्रुप एडिटर ऑफ clickTV.in। तो आज का हमारा जो विषय है, विल फर्स्ट बिगिन विथ, हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर आदिल हुसैन से। उनका जो थीम है, मीनिंग ऑफ एंटी CAA एंड एंटी NRC सिटीजनशिप स्ट्रगल इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। मतलब वो जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमारा संघर्ष है, जो हम प्रोटेस्ट चला रहे हैं, जो संघर्ष है, या फिर सिर्फ प्रोटेस्ट के माध्यम से नहीं, जो एक्चुअल में सिटीजनशिप का संघर्ष होता है, वो विश्व संदर्भ में आपको बताएंगे कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या महत्व है। ओके, आदिल के बारे में, आदिल हुसैन साहब के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूंगी बिकॉज ही इज द फर्स्ट स्पीकर। उन्होंने रिसेंटली अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जैसा मैंने बोला। उनके थीम आप सुन लीजिए, उनका टाइटल क्या था थीसिस का, पॉलिटिक्स ऑफ सिटीजनशिप अमंग द सर्वाइवर्स ऑफ 2002 रायट्स, मतलब रायट्स इन गुजरात। तो and he has been an RTI activist and a political journalist. He hails from Bengal. So over to you, Dr. Adil Hussain. पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो थीम है वो बहुत अलग है, बट हाउ वुड यू लिंक, आप बायो पॉलिटिक्स को किस तरह से सिटीजनशिप में लिंक करेंगे फ्रॉम द हिंदुत्व कॉन्टेक्स्ट? सो दिस इज माय क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पे रिपीट कीजिए, a little introduction about yourself and then we proceed. So thanks, Nausheen. First of all, I was fortunate that I was there in Park Circus protest just after I submitted my thesis in Oxford. I came back to my home, which is a place called Chakulia in Uttar Dinajpur, and then I was in Calcutta, and eventually I met every one of you, and I was lucky to visit the protest, and I must thank the spirit with which I think Nausheen and others and every team is continuing since last 150 days. So massive congratulations, because actually we know that in the age when the protest is vanishing from the streets because of the corona epidemic, I think protest is very much alive in the online world, and actually in the world of networked publics, where we have a moral personhood both in real life and both in offline and online. I think this protest has a huge significance in the citizenship struggle. I believe that in future, historians and scholars and anthropologists like us will possibly write about the digital protest that went on after the Shaheen Bagh or the Park Circus protest ended from March, I think 17th or yes, March 17th. So मेरी पढ़ाई, मैं ऐसे बंगाली हूँ तो मेरे उर्दू में एक मुज़क्कर और मुअन्नस की काफ़ी दिक्कतें हो जाती है, लेकिन मेरी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी। मैं 11-12 से वहाँ चला गया था, तो उसके बाद मैंने अंडर ग्रेजुएट जोग्राफी से किया, फिर मैंने मास्टर्स किया मास कॉम से, और फिर मैं लंदन में पढ़ने चला गया, और फिर वहाँ दूसरा मास्टर्स करके ये PhD मैंने रिसेंटली ख़त्म किया। बायोपॉलिटिक्स और सिटीजनशिप, ये रिसेंटली मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था कि ये जो तबलीगी जमात के केस के बाद जो हम लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर कौम को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार बना देना, और उसके बाद ये देखना कि एक तरीके का सिटीजनशिप को डिफाइन करना कि आप जो हैं, आप
अब द फैक्ट ऐसे सिटीजनशिप को डिफाइन करना कि हम कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को जो है हम ब्लेम करेंगे इस एपिडेमिक के लिए, और ये प्रोसेस बहुत पुराना है। बायोपॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फिलोसोफर मिशेल फूको का दिया हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट का लॉजिक है वो आपका पहले था कि किसको मारना है, वहां से वो लॉजिक बदल गया कि किसको जिंदा रखना है। और इस लॉजिक में कि किसको जिंदा रखना है, कि गवर्नमेंट का मेन काम हो गया कि वेलफेयर के थ्रू, सर्वेलेंस के थ्रू। सो आधार जैसे आप समझ सकते हैं कि इसमें एक आधार से सबको लिंक किया जा रहा है वेलफेयर स्कीम्स के लिए, सर्वेलेंस के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये मेनली इसका मेन पर्पस है कि हम वेलफेयर करेंगे पॉपुलेशन का। लेकिन इस पॉपुलेशन, इस बायोपॉलिटिक्स के थ्रू जो है सिटीजनशिप ये भी डिफाइन होता है कि हम किसको जिंदा रखेंगे और किसको मरने के लिए छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका कह सकते हैं कि एक थियोरेटिकल पैराडाइम है जिसके थ्रू आपका सिटीजनशिप डिफाइन होता है। और वो हमने देखा कि कोरोना के वक्त में कैसे तबलीगी जमात को रिस्पॉन्सिबल किया गया, और वो सेम स्टैंडर्ड आप अभी भी बाद में जो दूसरे रिलीजन के लोगों ने जो कॉन्ग्रीगेशंस किया वो स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जो है सिटीजनशिप, जो पैंडेमिक जो है वो आखिरकार जो है वो मुस्लिम इंडिविजुअल बन गया। वो he or she became the pandemic upon that body of that nation that has to be kept aside, that has to be quarantined, that has to be punished, and that's how the citizenship was defined. So ऐसे आप बायोपॉलिटिक्स और सिटीजनशिप को आप काफी देख सकते हैं। रिसेंटली जैसे मैंने अभी मेरा जो मैं टॉक देने वाला हूँ, जो मैंने कहा कि हम ये जो सिटीजनशिप एंटी सीए एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट को हम कैसे एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम गांधी का काम देखें तो ये कहा जाता है कि हम प्रोटेस्ट के थ्रू हम सिटीजन बनते हैं। ये फैसल देव जी एक ऑक्सफोर्ड के हिस्टोरियन है, उन्होंने मुझे एक टॉक के बाद कहा था, जिसके बाद हम लोग गांधी एंड सिटीजनशिप के बारे में लेक्चर जब हो रही थी, उन्होंने कहा था कि गांधी का कॉन्सेप्शन ये था कि अगर हम लोग साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम एक साथ उस कंट्री को इमेजिन कर रहे हैं, हम एक साथ उस कंट्री के सिटीजन बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं। तो इस तरीके का गांधीयन आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट इस तरीके से सिटीजनशिप के साथ इंक्लूडेड है। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप ये भी देखेंगे कि जब हिंदुस्तान बना तब हम ज्ञानेंद्र पांडे का एक पेपर है कि कैन अ मुस्लिम बी अ इंडियन। तो ये इंडियन नेशन बनने के साथ साथ ये सवाल जैसे कि उस वक्त से आज तक चलता रहा, जो कि सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, कि बात ये हुई कि जो मुसलमान यहाँ पे रह रहा है, हम उसके वेलफेयर के बारे में हम लोग सोचेंगे, या आपके कहा गया कि जो रिफ्यूजीज हैं आपके बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, उनको इंटरनल रिपोर्ट थी पार्लियामेंट का कि सिर्फ ये सीए एक्ट के लिए सिर्फ शायद 20,000 या 30,000 लोगों को शायद फायदा होगा, या कोई उसके रूल्स अभी तक, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सीए एक्ट आ गया लेकिन कोई रूल्स नहीं आया है। तो ये साफ पता चल रहा है कि सीए लेके एक टाइप का पॉलिटिक्स हुआ था टुवर्ड्स टारगेटिंग द मुस्लिम्स। तो उसमें हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि आपका सीए के संदर्भ में सिटीजनशिप डिफाइन हो रहा था कि हम एक्सेप्ट मुस्लिम्स, जो सावरकर का आइडिया था फादरलैंड का, मतलब सिर्फ हम लोग जैसे कि मदरलैंड कहते हैं कि ये हम लोग जहां पैदा हुए हैं, हम वहां हमारे एक राइट्स है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मदरलैंड विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप। लेकिन अगर सावरकर का हिंदुत्व आता है, वहां पे हम लोग बात करते हैं फादरलैंड की। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिलीजन has originated from India or this land, then only you have a rightful claim to this land. So इसमें जो हिंदुत्व इमेजिनेशन ऑफ सिटीजनशिप है वो एक बेसिस था आपका सीए एक्ट का, कि आपका जो एवरी रिलीजन एक्सेप्ट मुस्लिम्स हैव अ राइट टू कम बैक एंड अपील फॉर हैव अ फास्टर ट्रैक टू सिटीजनशिप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मैं कनेक्ट अगर मैं करना चाहूँ उसके साथ कि ग्लोबल स्ट्रगल के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे,
तो सारे स्कॉलर्स, मेनली सोशियोलॉजिस्ट लेस्ली वुड और ये लोग कहते हैं कि एक 2011 के बाद दुनिया में प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गया और प्रोटेस्ट के थ्रू एक सिटीजनशिप का एक नया इमेजिनेशन एक नया आया है। आप जेंडर स्ट्रगल की बात करें या क्वीर स्ट्रगल की बात करें, सब जगह एक आइडिया आया है कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होगा जो कि प्रोटेस्ट के थ्रू अपने आप को इमेजिन करेगा। मतलब आप अगर समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप, जैसे कि मैंने कहा कि दो आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप है। एक आप जस्ट सॉली बिकॉज ऑफ यू आर बोर्न ऑन दैट सॉयल, जो कि आपका एक बहुत ही इंक्लूसिव आइडिया ऑफ सिटीजनशिप था। एक ये फ्रेंच मॉडल ऑफ सिटीजनशिप था जो कि इंडिया ने एक्चुअली आफ्टर पार्टीशन अपनाया था। थोड़ा उन्होंने क्या कहते हैं, और दूसरा मॉडल था जर्मनी का जिसमें इट विल बी जस्ट सैंग्विनी, ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब था कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट, मतलब आपके अगर दादा परदादा, मतलब आपके खून से आप अपना सिटीजनशिप डिफाइन करेंगे। ये जर्मनी का आइडिया था। तो हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब एक मिक्स हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि एक मिक्स हम लोगों ने उसका आइडिया लिया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देख सकते हैं कि वो आइडिया आज धीरे धीरे जैस सैंग्विनी की तरफ ही जा रहा है। मतलब सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं होगा, वो शायद धीरे धीरे उसका अहमियत घट जाएगी और सिटीजनशिप बाय डिसेंडेंट का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ये लेकिन रेशियलाइज सिटीजनशिप का पहला स्टेप है। मतलब आपका रेस आपका सिटीजनशिप डिफाइन करेगा, जो कि इजराइल में भी हुआ है। और इसके ऊपर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है सैमी समूहा, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है कि उन्होंने कहा है कि इजराइल में एक रेशियलाइज सिटीजनशिप है और वो एक एथनिक डेमोक्रेसी है। अब ये सुन के तो हंसी आएगी कि आप एक रेस को आप प्रायोरिटी भी देंगे और आप अपने आप को डेमोक्रेसी भी कहलाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन अभी सैमी समूहा ने इजराइल को डेमोक्रेसी भी कहा है, लेकिन एथनिक डेमोक्रेसी कहा है कि एक एथनिसिटी का इंपॉर्टेंस है। वो सेम मॉडल इंडिया अपनाना चाह रहा है। सो ये एक ग्लोबल संदर्भ में आप ऐसे देख सकते हैं कि जो कैलकाटा में जो प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट आपका जो है उस चीज को उस आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को फॉरवर्ड करता है। दो चीज, एक कि हम यहाँ के बासिंदा हैं, तो हमने एक साथ यहाँ के प्रोटेस्ट में भाग लिया है, हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारा एक शेयर्ड हमने खून से इस जमीन को सींचा है, हमने यहाँ के फसलें लगवाई हैं, हमने यहाँ के फैक्ट्री में एक साथ काम किया है। सो हमारा इक्वल राइट है इस कंट्री के रिसोर्स के ऊपर, हमारा इक्वल राइट है इस कंट्री का सिटीजनशिप के ऊपर, इस कंट्री का पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर। सिर्फ वो खून से डिसाइडेड नहीं होगा, जो कि आपके जो कि एक जर्मन कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप है, जो कि आपका हिंदुत्व इमेजिनेशन एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू जो है वो लागू करना चाह रहे थे। सो इसके संदर्भ में हम लोग फिर से अगर हम लोग देखते हैं कि सिटीजनशिप के थ्रू प्रोटेस्ट के थ्रू सिटीजनशिप को इमेजिन करना, वो आपका टर्की में जब गेजी प्रोटेस्ट हुआ था जो तस्किम स्क्वायर में, तब भी काफी स्कॉलर ने कहा कि जो है वो अपने आप को एक अलग तरीके का सिटीजन डिफाइन कर रहे हैं थ्रू प्रोटेस्ट। सो जहां जहां दुनिया में अब प्रोटेस्ट हो रहा है, इवन जो आपका WTO प्रोटेस्ट हुआ था 1999 में न्यूयॉर्क में या कनाडा में, एक समझ लीजिए दुनिया में एक इकोनॉमिक मॉडल के खिलाफ, वो भी कहते हैं कि वो भी अपने आप को एक इकोनॉमिक, उनको लगा था कि ये इकोनॉमिक मॉडल अनजस्ट है, सो लेट्स फॉलो अ जस्ट इकोनॉमिक मॉडल। और उसके थ्रू उन्होंने एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया था, जिसके बारे में लेस्ली वुड कहती है कि उन्होंने प्रोटेस्ट टैक्टिक के बारे में कहा था कि एक जगह प्रोटेस्ट होता है न्यूयॉर्क में, वो प्रोटेस्ट भी टोरंटो में होता है, और सेम टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं, सेम थिएटर यूज किया जाता है, सेम, ताकि जो है एक इमेजिनेशन हो कि हम जो कर रहे हैं और वहां जो हो रहा है एक सेम कम्युनिटी का पार्ट है। उसी की तरह हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग रात के 3 बजे जब हम देखेंगे पार्क सर्कस में बज रहा था, उसी वक्त शायद वो हम देखेंगे यहाँ भी बज रहा था, शाहीन बाग में बज रहा था, पटना में बज रहा था, सब लोग एक साथ गा रहे थे। जो स्लोगन हम लोग आपका मुंबई में दे रहे थे या दिल्ली में शाहीन बाग में दे रहे थे, वही स्लोगन हम लोग यहाँ भी दे रहे थे। सो एक इमेजिनेशन ऑफ सिटीजनशिप जो हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे थे इन स्पाइट ऑफ आवर लोकल डिफरेंसेस, कि हम यहाँ बंगाली थे, हम यहाँ उर्दू मुस्लिम थे कैलकाटा में, वहां पर दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लोग थे, उधर उस तरफ से पटना में अलग,
एक लोकल कॉन्टेस्ट था, लेकिन सबका लैंग्वेज सेम था, सब वो सेम फॉलो कर रहे थे, और उस प्रोटेस्ट टैक्टिक्स के थ्रू या वो एक सिमिलर लैंग्वेज के थ्रू और सेम शेयर्ड हिस्ट्री के थ्रू जो एम्फेसाइज चल रहा था सारे प्रोटेस्ट में, स्पीचेस में, कि हम लोग भी इस कंट्री के पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ के फैक्ट्रीज बनवाई, हम लोगों ने भी यहाँ के फसलें उगाई, और एक शेयर्ड यहाँ का मूवमेंट रहा, पीजेंट मूवमेंट रहा या एक लेबर मूवमेंट रहा, इसके थ्रू हम लोगों का एक शेयर्ड हिस्ट्री है. सो वी बिलोंग टू दिस नेशन. आपका ब्लड डिफाइन नहीं करेगा कि सिटीजन कौन है. थैंक यू. हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? Very well, very well, very well, very well. इससे better. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes. Hello. Yes. Someone please give me a thumbs up whether I'm audible or not. Okay, fine. Very well explained, Adil. Very well, very well. और जिस तरीके से ना आपने बोला है आज, actually I had no idea कि ये ideas भी हैं. So thank you for enriching me, and thank you for, we are getting all the lovely comments for you. और जिनको आदिल हुसैन के आर्टिकल्स अगर पढ़ने हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में उनके आर्टिकल्स के लिस्ट और लिंक के साथ डाले हैं. प्लीज, एंड आई थैंक यू अगेन. आप जब पार्क सर्कस में आए थे तब भी वी वर लाइक क्या सुना हमने, और आज भी हमें ऐसे ही लगा कि क्या सुना हमने. एंड थैंक यू फॉर पर्सनली, आई थैंक यू फॉर एनरिचिंग मी. तो आई विल मूव ऑन टू देवादित्य भट्टाचार्य. सर, from a little introduction about him is that I have already said कि इनका PhD JNU से है, और फिलहाल हाल ही में इन्होंने two edited compilations publish किए हैं, जो है एक The Idea of University, Histories and Context, and The University Unthought, Notes for Future. मतलब इनका जो है थोड़ा far sightedness भी है, ये फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको भी थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया होगा इसमें. एंड आई वुड लव टू रीड दैट देवदत्तेरा. और इनका अभी हाल का जो अचीवमेंट आई वुड से कि अभी हमारे जैसे लोगों के लिए रवीश कुमार एनडीटीवी इज द वॉइस, वही एकमात्र मीडिया है, वॉइस है, मास मीडिया और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो हमारी आवाज पहुंचा रही है. So he has done a session with Ravish Kumar and NDTV. और एक्चुअली जिसके साथ जिस संदर्भ में उन्होंने ये सेशन किया था, he is going to speak on that, national education policy. Welcome to I Resist from Home, Dada. One more thing I would like to say about him, that both Adil Hussain and both Devaditya Bhattacharya बहुत कम टाइम में उन्होंने हमें यस बोला, और यूनुस मोहानी इज आवर लाइक ही इज वन ऑफ द टीम मेंबर. फिर उन्होंने 2 दिन के अंदर मुझे यस बोला, 1 दिन हार्डली, yes we are doing this with you. So I folded hands, I would say yes कि 150 डेज में कम से कम हमारी आवाज अगर नहीं सुनी गई तो आप लोगों की आवाज से शायद हमारे गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंचे. तो देवदत्त जी, मैं आपसे पूछूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे. फर्स्ट यू स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, देन आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद जो हमें ये दिखा रहे हैं, हमें जो ये दिखा रहा है और एक्चुअल में जो है इसका जो अंडर करंट है, यू प्लीज एक्सप्लेन दैट और डिस्कस दैट विद आवर व्यूअर्स. ओवर टू यू देव. Okay. Thank you so much, Nausheen. I think it's my pleasure to be able to come here, right, and to be able to participate in this. Right, so पहले तो मेरा क्रांतिकारी सलाम आप सबको, right, so, and I wish this movement, which has already completed 150 days from home and has had a history beyond it, right, so on the streets, I wish this movement the longest life ever, right, so because this is the festival of resistance that we really need to put out there. Right, and it is this festival of resistance that can finally force the government to take back not only the CAA but all plans for an NRC or an NPR along the lines in which they are thinking. Right, so my salute to you guys and my respect to you guys, and I hope this movement continues till the government is forced to take back
each of its horrid, let's say, genocidal measures. So that's to begin with. But I think I should also thank Adil, right, so for actually giving me the cues through which one can string this entire conversation, right. So हालांकि मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ही बोलूंगा और ज्यादा विस्तार से तो बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और इसके पीछे बहुत सारे किस्से हैं जो कि पूरा विस्तार में अभी इतने देर में तो बोला नहीं जा सकता है। पर आदिल जी ने मुझे कुछ क्यूज दिया है जिसको लेके ही मैं थोड़ा इसका एक आलोचना करने की कोशिश करूंगा। आदिल जी ने जैसे बोला कि जो ये तबलीगी जमात के इंसिडेंट को लेके जिस तरीके से एक पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, एक कैंपेन चलाया गया था to actually turn an epidemiological imagination, right? So एक disease का imagination को एक cultural pathology बनाने का जो कोशिश किया गया था, right? So where you turn the virus from something which is inside you to something which is outside in a community, right? So ये जो एक जानबूझ के एक state level पे ये जो एक propaganda, एक campaign चलाया गया था, where you can turn a virus into something which is more than a medical pathology, right? So where you can turn a virus into a cultural pathology, right? So and try and force people to identify the virus not as something which is causing a disease in the body, but as a virus which is causing a disease in the body politic, right? So in the nation, right? So ये जो पूरा एक कैंपेन चलाया गया था, ये कैंपेन चलाने के लिए जो चाहिए होता है वो है एक कल्चर ऑफ इग्नोरेंस, राइट? सो एक क्लाइमेट ऑफ इग्नोरेंस चाहिए होता है, right? And that climate of ignorance is what one can again try and understand the Hindutva idea of citizenship through, right? So किस तरीके से ये जो एक हिंदुत्व आइडिया ऑफ नागरिकता है, राइट? तो नागरिक बनने का जो एक इमेजिनेशन हम लोगों के पास पेश किया जा रहा है, वो किस तरीके से एक अशिक्षा पे, राइट, तो एक कुशिक्षा पे टिका हुआ है, राइट? तो उसको समझने के लिए, राइट, so I will quickly just take you through 3 points about the national education policy, right? So मैं स्कूल शिक्षा को लेके बस एक पॉइंट कहूंगा, उच्च शिक्षा को लेके एक पॉइंट कहूंगा, और फाइनली ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्टिंग है उसके पॉलिटिक्स को लेके बस एक पॉइंट कहूंगा। स्कूल शिक्षा पे, right? तो अगर शिक्षा को हम लोगों को नागरिकता से जोड़ना है, क्योंकि बार बार करके कहा जाता है, और ये जो नया शिक्षा नीति है इसमें भी कहा गया है कि शिक्षा को हम लोगों को जोड़ना है नागरिकता से, राइट? तो एक अच्छा नागरिक बनाने का जो प्रक्रिया होता है उससे हम लोगों को शिक्षा को जोड़ना है, जो कि एक डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन है, राइट? तो जहां पे हम लोग मानते हैं कि एजुकेशन का जो लिबरल एजेंडा है, जो लिबरल डेमोक्रेटिक एजेंडा है, उसका काम यही है कि एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, राइट? तो एक कॉन्शियंशियस नागरिक, एक एथिकल सिटीजनशिप का एक चार्टर बनाया जाए शिक्षा के जरिए। पर ये जो रिलेशनशिप है शिक्षा के साथ नागरिकता का, वो किस हद तक पूरा किया जा रहा है इस नए शिक्षा नीति में, राइट? तो स्कूल शिक्षा के लेवल पे, राइट, तो हम लोगों को बताया गया है, आप सब लोग सुने होंगे कि बार बार करके ये चीज बताया गया है कि स्कूल शिक्षा के लेवल पे ये एक चीज जो ये नया नीति बार बार करके बोलती है और बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस देके बोलती है, वो है कि बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, right? So it says that there has to be a renewed emphasis on what it calls early childhood care and education, right? So जिसका मतलब है कि अभी हम लोगों के पास, right, तो शिक्षा का अधिकार गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, राइट? तो संविधान के जरिए हम लोग के पास शिक्षा का अधिकार है, फ्री एंड कंपल्सरी स्कूलिंग का अधिकार है, पर वो फ्री एंड कंपल्सरी स्कूलिंग का अधिकार अभी किसी भी बच्चे की 6 साल से 14 साल तक सीमित है, राइट? तो जिसका मतलब है कि वो जो पहले की 5 साल का शिक्षा है उसका कोई अधिकार अब तक हम लोगों के पास है नहीं, राइट? तो संवैधानिक रूप से भी नहीं है, और उस संवैधानिक रूप में जो फंडामेंटल राइट हम लोगों को दिया जाता है ये कंपल्सरी एजुकेशन का, उसको आईनी रूप से, उसको कानूनी रूप से मान्यता दिया गया था एक राइट टू एजुकेशन एक्ट के जरिए, 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट? तो वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी कहा गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी स्कूलिंग का अधिकार बच्चों को 6 साल से 14 साल तक ही मिलेगा,
राइट, तो जो कि इस नीति ने कहा है कि उसको हम लोगों को नीचे की तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर की तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट है, इसको बढ़ा के 3 साल से 18 साल तक, राइट, तो पूरा स्कूलिंग का जो पीरियड है, राइट, तो उस पूरे पीरियड में हम लोगों को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। राइट, तो ये बात कहा गया था कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट में, राइट, तो जो कि 2019 में पब्लिश किया गया था। राइट, और उसके बाद 2 ड्राफ्ट बना था इस नई शिक्षा नीति का। दोनों ही ड्राफ्ट में ये बात साफ साफ कहा गया था कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो 6 साल से 14 साल तक का अधिकार देता है, उसको अमेंड करके, उसको संशोधित करके, राइट, तो इसको बढ़ाया जाए 3 साल से 18 साल तक। पर जो हम लोग बाद में देखते हैं, इस नीति का जो फाइनल रूप हम लोगों के पास पहुंचता है कैबिनेट से अप्रूव होके, उसमें जिन जिन जगह पे इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को अमेंड करके इसको बढ़ाने का बात कहा गया है, उन सारे रेफरेंसेस को सिर्फ डिलीट कर दिया गया है। Right, so all those references have been omitted from the final national education policy. So इसी से पता चलता है कि जो अधिकार के रूप में एक नागरिक को जो शिक्षा का जो एंटाइटलमेंट मिलता है, राइट, तो सरकारी लेवल पे सरकार जो कमिट करता है शिक्षा पहुंचाने के लिए एक अधिकार के रूप में हर एक नागरिक के पास, उसको कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जो कि बोला गया था 2019 से। राइट, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, राइट, तो ये रहा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। अभी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, राइट, तो आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, और ये सबको थोड़ा बहुत तो सुनने को मिला होगा, राइट, तो जिस देश में, राइट, तो एक मंदिर बनाने के लिए एक राज्य सरकार 487 करोड़ रुपया, राइट, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे सौंपते हैं मंदिर के लिए, राइट, तो जिस देश में 3,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है एक स्टैच्यू पे, राइट, और 3 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है उस स्टैच्यू के एडवर्टाइजमेंट पे, जिस देश पे 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है सिर्फ पार्लियामेंट एनेक्स को रीडिजाइन करने के लिए, राइट, और जबकि इस हालत में जब 135 मिलियन नौकरियां खो गई हो देश से, राइट, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, उस देश में उच्च शिक्षा नीति कह रहा है कि हमारे देश का उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि उच्च शिक्षा संस्थान का संख्या बहुत ज्यादा हो गया है, राइट, एंड दिस इज व्हाट द नीति एक्चुअली सेज। Right, so the policy says that the problem with the higher education sector in our country is that we have too many institutions. Right, so is that we have too many colleges. हम लोगों के पास कॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे मंदिर ज्यादा नहीं हुआ था, जैसे स्टैच्यू ज्यादा नहीं हुआ था, right, so but colleges का संख्या बहुत ज्यादा हो गया है, right, so and which is why, right, so what this and which is why, right, so what this policy is saying that we have to actually try and bring down the number of colleges. Right, and what does it say? Right, so it says, it says that we have to bring down the number of colleges or higher education institutions from the current number of 52,000 to 12,300. जिसका मतलब है आप 1/4 कर देंगे, right, so number of colleges को, right, and this is the primary kind of focus. This is the primary recommendation that has come from the Kasturirangan Committee report through down to the national education policy. And it says that ये जो 12,300 institutions हम लोग create करेंगे, right, so अभी का जो 52,000 institutions है उससे घटा के इसको हम लोग 3 लेवल पे बांटेंगे इसके बाद, राइट, तो 3 तरह का इंस्टीट्यूशन हम क्रिएट करेंगे, जो कि एक नया वर्ण व्यवस्था हम लोग क्रिएट करेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, राइट, तो जहां पे सबसे ऊंची जो इंस्टीट्यूशन रहेगी उसका नाम होगा टाइप 1 इंस्टीट्यूशन, जिसमें सिर्फ शोध का काम किया जाएगा, राइट, तो जिसमें सिर्फ रिसर्च का काम किया जाएगा, राइट, सो दे आर कॉल्ड द टाइप 1 इंस्टीट्यूशंस। देन देयर आर गोइंग टू बी टाइप 2 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पढ़ाई लिखाई होगा यूनिवर्सिटीज में, और टाइप 3 इंस्टीट्यूशंस क्या होगा, डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, राइट, तो मतलब 3 तरह का इंस्टीट्यूशंस हम लोग बनाएंगे, राइट, तो जहां पे सबसे ऊंची जो इंस्टीट्यूशंस होगी, राइट, तो व्हिच विल बी द टाइप 1 रिसर्च यूनिवर्सिटीज, टाइप 2 विल बी द टीचिंग यूनिवर्सिटीज, एंड टाइप 3 विल बी डिग्री ग्रांटिंग दुकान, राइट, तो और इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग ऑटोनॉमी रहेगा, अलग अलग पावर रहेगा, फ्रीडम रहेगा, मतलब आप किस लेवल का इंस्टीट्यूशन है उससे होगा आपका सामाजिक मूल्य निर्धारित, राइट, और आपका आर्थिक सहायता भी उसी से निर्धारित होगा। और इसका पूरा ढांचा, इसका पूरा जो गणित है वो कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट में दिया हुआ था, राइट, सो आई विल जस्ट टेक 1 more minute, इज दैट ओके, राइट,
सो इसमें दिया हुआ था कि जो टाइप 3 इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, राइट, जो कि शूद्र इंस्टीट्यूशंस होंगे, सबसे नीचे के इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसके लिए सरकार जितना ग्रांट देंगे, जितना अनुदान देंगे, वो टाइप 1 इंस्टीट्यूशंस जो कि सिर्फ 300 इंस्टीट्यूशंस होंगे उसके आधा होगा, राइट। तो 300 इंस्टीट्यूशंस पे आप जितना खर्चा करेंगे उसका आधा आप खर्चा करेंगे 10,000 इंस्टीट्यूशंस पे, right? So that is finally, and if I can take just 30 seconds more, the final point that one has to make is that this NEETI, right? So ये जो National Education Policy, right? So इसका जो drafting committee था, इसमें 4 लोग थे, और इन 4 लोगों में से 3 लोग represented private entities or private interests. एक थे एक अमेरिकन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, राइट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एक थे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो कि विप्रो का चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर है, विप्रो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और तीसरे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव। सो गवर्नमेंट का सरकारी नीति बन रहा है 3 राइट, प्राइवेट संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और बस एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव था उस ड्राफ्टिंग कमेटी में। सो दैट्स इट फॉर नाउ। No, you could have taken, is this seriously, you really want me to believe that? But that's the fact, right? Yes, that's the hard fact. ऐसा हो रहा है. The first point that you've mentioned, like you started off with climate of ignorance. So how far this climate has shielded us or has just covered us? I would come back to you at the end of this session. Devaditya, ये जो climate of ignorance है, किस हद तक, and you can go beyond national education policy. I'll come back to you. And seriously, the session is just the people are going crazy. यहाँ पे comments जो है, मैं every comment I cannot display. लेकिन बहुत सारे comments आ रहे हैं and they're very happy with this. And we need these kind of, public forum में ऐसे discussions होने चाहिए. Because, media दिख चुकी है, हमारी आवाज है, जिस तरीके से हम उसको उठाएं, जैसे भी छोटे पैमाने पे ही, लेकिन उठाएंगे तो जरूर। फाइन, तो अच्छा, लेट्स कम बैक टू यूनुस मोहानी सर। नॉट लेट अस गो टू यूनुस मोहानी सर। मैंने पहले ही बोला कि पाक सर्कस में भी इनका योगदान बहुत जबरदस्त था। मैं पहली बार उनसे वहीं मिली थी एंड आज हमारा जब 25th डे हुआ था तब यूनुस मोहानी सर हमारे साथ थे। अभी रिसेंट में हमारा जो सेशन हुआ है म्यूजिकल नहीं, वो हमारा मुशायरा हुआ था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था सर उर्दू में तो मिल जाएंगे, आप थोड़ा सा हमारा प्लूरल कैरेक्टर मेंटेन कीजिए, आप हिंदी में बोलिए। तो इन्होंने मुझे बिल्कुल इतना सारा पोएम्स दे दिया। मैंने बोला सर 2-3 ही लगेंगे हमें, हमारा छोटा सा सेशन होता है। तो ही इज अ थिंक टैंक, आई वुड से दैट कि, और यूनुस मोहानी को I would leave everything up to Imran. Now over to you, Imran, because I've given an introduction. वो एडिटर है मुस्लिम एरा के यूनुस मोहानी सर, we know that, और ग्रुप एडिटर है clickTV.in के। Over to you, Imran. What is your query? Because आपका शौक था कि यूनुस सर से आप सवाल करेंगे, तो I'll leave everything up to you. Hello everyone. Am I audible? Yes. यूनुस सर जी फरमाए। यूं तो पहले भी मैंने आपको उस दिन सुन चुका हूँ एंड सारा कुछ तारीफ तो नौशीन ने ही कर लिया, हमारे हिस्से तो कुछ छोड़ा नहीं उसने सारा कुछ वही कर गई। खैर, हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की बात को पूरी करते हैं। जू के आपके बारे में थीम हमारे पास जिस तरह से आया, मैं जू के सवाल और क्या करूं कि एक हस्ती, एक महान शख्सियत के सामने मेरी तो वैसी जरूरत नहीं, फिर भी आपने खुद ब खुद एक ऐसी चीज हमें दे दिया कि भारत वर्सेस हिंदुस्तान, एक ऐसा एक सब्जेक्ट दिया, न्यू इंडिया, भारत वर्सेस न्यू इंडिया। अब उस पे मैं और क्या सवाल उठाऊं, ये खुद एक सवाल के तरीके से आपने थ्रो किया है, और बेशक इसके अंदर जरूर बहुत सारी वजूहात होंगे, बिला वजह आपने यूं ही नहीं उठा दिया इसे। अब मैं वक्त जाया ना करते हुए मैं बस ये चाहते हैं कि हमारे दोस्तों और जो भी हमें देख रहे हैं वो समझें इस बातों को। और नौशीन और बाकी सारे गेस्ट को मैं एक बार बता दूं कि आज 150 दिन हो रहा है। ऑनेस्टली जो हम लोगों की एक सोच है, ये हम जश्न नहीं है, हमें बहुत अफसोस है जो दिन एक एक करके बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो और हमें कामयाबी की तरफ हम लोग बढ़े। ये कोई मुबारकबाद
आमतौर पे लोग दे देते हैं मुबारकबाद के 100 दिन हो गया है, 150 दिन हो गया, बट वी डोंट अग्री। हम लोग इससे सेटिस्फाई नहीं कि हम नंबर ऑफ डेज से खुश नहीं हैं, हम सॉल्यूशन पे खुश होंगे जब हमें कामयाबी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हुए मोहानी सर, आप यूनुस सर, आप इसे कंटिन्यू करें और आप हम जनता को समझाएं, हमें समझाएं कि आपने क्यों इस तरह की अपने सब्जेक्ट को चुना। Imran, the first article of the Constitution of India states that India, that is Bharat. हम यहीं से शुरू करते हैं और हमारी बात को काफी हद तक देवजीत ने पूरा कर दिया है। जब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो वो बार बार एक बात कह रहे थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वापस शिक्षा में वापस आ गई है। कहा यह जा रहा है कि पढ़े लिखे लोगों से सरकार डरती है। अगर भारत पढ़ जाएगा तो फिर न्यू इंडिया का क्या होगा। ये न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको याद होगा कि ये न्यू इंडिया तब बनता है जब इस देश के 100 लोगों के पास इस देश की जीडीपी का 6% हिस्सा होता है। इस देश की जीडीपी में 31% इंक्रीज करते हैं अडानी जी और लगभग 24% इंक्रीज कर जाते हैं अंबानी जी। उनके साथ में हिंदुजा ग्रुप होता है, मित्तल साहब होते हैं, हमारे बिरला ग्रुप होता है। ये 100 लोगों की जो मोनोपोली होती है वो एक तरफ होती है और ये न्यू इंडिया के लोग होते हैं, और दूसरी तरफ होता है हमारा भारत। ये भारत सड़कों पर होता है। अभी जब पेंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद अचानक लॉकडाउन हुआ, एक अजीब त्रासदी थी कि छाले देखे नहीं जा रहे थे। हम सब सड़क पे थे, हम लोग देख रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडी सर पे बोझ है, उसके पेट में बोझ है और वो पैदल चली जा रही है। ये भारत का नक्शा था। उसके इतर एक और नक्शा था जहां पे सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, जहां मास्क की ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। और ऐसे में देखिए, न्यू इंडिया और भारत का फर्क यहां से समझे कि जो ओपीडीज करते हैं डॉक्टर्स, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, अभी जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स थे डॉक्टर, आज भी वो पता नहीं कहां है। 1000 और 2000 रुपए की फीस लेने वाले गरीब से वो डॉक्टर न्यू इंडिया में कहीं खो गए हैं और भारत बिना इलाज के मर रहा है। मैं नंगी आंखों से इस खेल को देख रहा हूं कि अभी हम लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, और यहाँ ट्रामा सेंटर में लाशें पड़ी हो। किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को डायलिसिस करानी है, किसी को कोई इलाज नहीं है। बात है कि सिर्फ कोविड का इलाज होगा। इस वक्त लोग दुआ कर रहे हैं कि हम कोविड पॉजिटिव आ जाएं, कम से कम हमें एडमिट कर लिया जाएगा। ये भारत का हाल है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया एक पॉलिसी बनाता है। अभी आज एक नई खबर आई है कि आईआरसीटीसी की जो 84.5% समथिंग की हिस्सेदारी इंडियन गवर्नमेंट की है, उसे बेचा जा रहा है और सितंबर में बैंक से कह दिया गया है उनके बिड्स के लिए। अभी एयरपोर्ट बेचे गए हैं, उसके बाद में 5 MLAs खरीद लिए गए हैं। अभी एक कल ही का ये मामला है। ये भारत और इंडिया का फर्क है। मैं इसे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं कह रहा हूं, मैं इसे पॉलिटिक्स कह रहा हूं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज भारत आए थे। आज काले अंग्रेजों के जरिए वापस भारत ईस्ट इंडिया में जा रहा है। आज दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी को काले अंग्रेज बनाने जा रहे हैं। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने अंग्रेजों का शासन लाया था, हम गुलाम हुए थे। यहां हम वापस जा रहे हैं और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे कुछ परिवार, सिर्फ 3 या 4 लोग वापस आ गए हैं। और भारत, और इसके देखिए जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उसकी खूबसूरती देखिए। कहा जा रहा है, आपको एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आप 5th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई जो होगी आपकी, वो अपनी एक लोकल कोई भी लैंग्वेज ले लेंगे, उसमें कर लेंगे और इंग्लिश नहीं होगी। यानी ग्लोबल लैंग्वेज जो है उससे आपको डिस्कनेक्ट रखा जाएगा। 5th के बाद आप ABCD शुरू करेंगे। जब 10th और 12th आएगा उसके बाद का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश में मिलेगा। उसके बाद आपको एक बहुत खूबसूरत सा एक ख्वाब दिखाया गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के 100 कैंपस आएंगे इंडिया के अंदर। इन 100 कैंपसेस में क्या आपकी मैथिली में पढ़ाई होगी,
या बांग्ला में पढ़ाई होगी, उर्दू जबान में पढ़ाया जाएगा? ये सवाल है कि उसकी जबान कौन सी होगी। क्या हमारी लोकल लैंग्वेज होगी? क्या तमिल या मलयालम में हम पढ़ाएंगे? जी नहीं, वहां पढ़ाई इन भाषाओं में नहीं होने जा रही है। यानी एक बात साफ आपको बता दी गई है, ना पढ़ेगा भारत ना बढ़ेगा भारत। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया नारे पे आप गौर करें, कहा गया है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ना कि ये कहा गया है पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। भारत को पढ़ना नहीं है, भारत को बढ़ना नहीं है, भारत को सिर्फ इसकी लेबर बनना है। कौशल विकास के जरिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, उनकी जो यूनिट्स लगेंगी, उनके लिए स्किल लेबर तैयार करने की एक नीति बना दी गई है। ये है इंडिया और भारत के बीच का फर्क। इंडिया के लिए इलाज होगा, उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे। अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब बीमार होंगे तो वो मेदांता में एडमिट हो जाएंगे, लेकिन अगर एक गरीब आदमी बीमार होगा तो पीएससी का भी निजीकरण कर दिया गया है, ना उसके पास पैसे होंगे ना उसे इलाज मिलेगा। दूसरी तरफ आते हैं, सिर्फ एक यही सेक्टर नहीं है, जिस सेक्टर में आप जाएंगे, अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा है कि रशा के अंदर हम लीज के ऊपर जमीन लेंगे, हम वहां खेती कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के किसान। मतलब क्या है? क्या भारत की जमीन को आप दूसरे लोगों पर लीज में देने जा रहे हैं? क्या हमारी जमीन बंजर हो गई है? क्या भारत माँ की कोख बंजर हो गई है? मेरा सवाल ये है, क्या भारत माँ की कोख बंजर हो गई है? ये अन्नपूर्णा धरती क्या बंजर हो गई है कि हम रशा में जाके खेती करेंगे? कल को आप कहेंगे रशा नहीं, आप चांद पे जाके खेती करिए। ये फर्क है इंडिया और भारत का। भारत में रहने वाला जो किसान है उसके लिए मौत चुनी गई है। सुशांत सिंह इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और इलेक्शन कमीशन आज गाइडलाइन जारी कर देता है बिहार इलेक्शन के लिए। वो कहता है कि 5 लोग जाके कैंपेन करेंगे। ये देखिए, आप खूबसूरती देखिए, एक जगह फ्लड है, कोरोना का सिस्टम चल रहा है, पूरा दरहम बरहम है पूरी व्यवस्थाएं, वहां पे किया क्या जा रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 5 लोग जाके आप कैंपेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल। वहां पे सीमांचल में रहने वाले लोग भारत के लोग हैं। यही मैंने जो मुद्दा चुना है, भारत वर्सेस न्यू इंडिया, इंडिया नहीं, मैं भारत वर्सेस न्यू इंडिया की बात कर रहा हूं। ये न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है जिसमें एजुकेशन पॉलिसी भी आती है। आपने देखा होगा सरकारी नौकरियों के लिए एक के उनका केंद्रीकरण कर दिया गया है कि एक ही जगह से सब कुछ किया जाएगा। बीएसएनएल के कर्मचारियों को बाहर कर दिया आपने रेलवे के कर्मचारियों को बाहर कर दिया। अब कल जब भारत के लोग जो पीपल के पेड़ के नीचे ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन करते थे, ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते थे, बिहार के गांवों की जो खूबसूरती थी, वहां का युवा जो बैठ के इस तरह से पढ़ाई करके लंबी छलांग लगाता था, आज आपने उसे अपाहिज बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है। ये आपने भारत के साथ न्याय नहीं किया है। मेरा सवाल यही है कि क्या न्यू इंडिया में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं होगा? क्या न्यू इंडिया में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या न्यू इंडिया में रोहित वेमुला के लिए सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? सिर्फ सुशांत सिंह के लिए ही जांच होगी? सवाल ये भी है कि न्यू इंडिया में क्या न्यू इंडिया ऐसा होगा जिसमें नजीब को सीबीआई नहीं ढूंढ पाती लेकिन सुशांत सिंह के कातिल को ढूंढने का दम भरती है? क्या ये न्यू इंडिया वही न्यू इंडिया है जिसमें आरुषि जो मर्डर केस की मिस्ट्री थी उसे आज तक नहीं सुलझा पाया गया है, लेकिन यही सुशांत सिंह केस को सुलझाने की बात की जाएगी? क्या यही न्यू इंडिया है? सवाल ये भी है न्यू इंडिया से कि क्या ये न्यू इंडिया वो न्यू इंडिया होगा कि जिसमें एक आइडियोलॉजी के लोग होंगे, जो आपसे सहमत होंगे वो लोग होंगे, चाहे वो एनआरसी के थ्रू हो, चाहे वो सीए के थ्रू लाए जाएं, लेकिन होंगे सिर्फ वही न्यू इंडिया में जिनको हम चाहेंगे, जो हमारे जैसे होंगे, जिन्हें सवाल उठाना नहीं आता होगा, जो गूंगे होंगे। इसीलिए हमने एक बात कही थी कि लब खोल कि तू जिंदा है, हमें लब खोलने होंगे। और आप लोगों को सैल्यूट है कि आप अपनी जबान खोले हुए हैं। अगर आज आप अपने आंख कान और जबान बंद कर लेंगे, यकीन मानिए कि भारत में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है, भारत में उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है जो सवाल करते हैं। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप न्यू इंडिया में रह सकते हैं। न्यू इंडिया की एक और खूबसूरती मैं आपको बताता चलूं, यही न्यू इंडिया है कि जिसके अंदर
भारत के सार्वजनिक उपकरण जो है वो बेचे जाते हैं। ये न्यू इंडिया की पॉलिसी है। कहा जाता है कि ये घाटे में चल रहे हैं उपकरण, इनको चलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। वही उद्योगपति उन्हें खरीद लेते हैं और उसको खरीदने के लिए जो लोन देती है वो भारत सरकार देती है, भारत सरकार के बैंक देते हैं, टैक्स पेयर का पैसा दिया जाता है। क्या ये न्यू इंडिया है? न्यू इंडिया वो है जहां भारत का प्रधानमंत्री लाल किले की जिस प्राचीर से खड़े होकर झंडा लहराता है 15 अगस्त को, वो लीज पे दिया जा चुका है, यानी किराए की जमीन पर खड़े होकर भारत का प्रधानमंत्री न्यू इंडिया का झंडा लहराता है। ये भारत का झंडा नहीं लहराता है। ये है न्यू इंडिया और भारत के बीच की लकीर। आज ये लकीर इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर अभी मैंने कुछ वीडियोस आए कि पूछा जा रहा है कि आप विष्णु भगवान को मानते हैं, वो लड़का कहता नहीं मैं विष्णु को नहीं मानता हूं। फिर एक सवाल होता है उससे कि आप हनुमान जी को मानते हो, कहता नहीं मैं हनुमान जी को नहीं मानता हूं। वो लड़का भी हिंदू है लेकिन वो दलित है, उससे इस तरह के सवाल होते हैं। और आखिर में जब वो कहता नहीं मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता है तो उसे लोग उस पकड़ के ले जाते हैं मारते हुए। यानी जबरदस्ती आस्था बनाई जाएगी। करेक्ट, यही वो न्यू इंडिया की पॉलिसीज है। क्या जबरदस्ती आस्था होगी? अगर श्री कृष्ण जी का मैं सम्मान करता हूं या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मैं सम्मान करता हूं तो सम्मान एक अलग चीज है, लेकिन मैं अपनी तौहीद के साथ उनका सम्मान करता हूं। ये मेरी आस्था है, ये मेरा मजहब है, ये इंटरनल पार्ट है मेरा। लेकिन आज हालात यहां पैदा कर दिए गए कि आज अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इमरान के पास अगर कोई टेलीफोन आता है तो वो उस पर सलाम करते हुए हिचक रहा है। आज इमरान को ये जरूरत पड़ रही है कि जब टीटी आए तो उस टीटी उसका अपना वो जो चार्ट लेके आया है उसमें उसका नाम पढ़े, उससे पहले उसे अपनी आईडी दे दे ताकि अगल बगल में बैठे हुए लोग उसका नाम ना सुन सकें। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं, मेरे साथ मॉब लिंचिंग होते हुए बची है। मैं जानता हूं कि किस तरह का आपने माहौल तैयार किया है। ये फर्क है। आज भी न्यू इंडिया और भारत का जो फर्क है वो यही है कि गरीब को और गरीब कर दिया जाएगा। गरीब को इतना गरीब कर दिया जाएगा कि वो सिर्फ एक रोटी मांगे, उसके अलावा उसका कोई सवाल ना हो। वो 5 किलो चावल और 3 किलो गेहूं से खुश हो जाए, और यही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग स्टेट्स के बीच बीच में आते हैं, कहते हैं कि 3 महीने के लिए हमने अन्न योजना बढ़ा दी है, जो अन्नपूर्णा योजना है उसे बढ़ा दिया है, आप अपना पेट भरिए। हमने 500 रुपए लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। ये भारत के लोगों के लिए है। और फिर 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज आता है, ये न्यू इंडिया के लोगों के लिए है। क्या 30 लाख करोड़ में भारत के लोगों का कोई हिस्सा था? अगर था तो वो मुझे बताया जाए कि वो हिस्सा कहाँ है। वो हिस्सा नहीं था। यानी भारत और इंडिया का ये जो बहुत बड़ी जो लाइन खींच दी गई है, आज हम एक साथ 2 देशों में जी रहे हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था इंडिया दैट इज भारत। इसीलिए न्यू इंडिया की बात की गई कि इंडिया दैट इज न्यू इंडिया दैट इज नॉट भारत। ये क्लियरिटी है इसकी, और यही एक वजह है। चाहे वो CANRC हो, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, सबको अगर एक जगह इकट्ठा करेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि कोई भी पॉलिसी भारत के लोगों के लिए नहीं है, ये न्यू इंडिया की पॉलिसी है। और आप सब न्यू इंडिया के लिए वेलकम करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया और वाकई में बहुत सी रियलिटी को आपने सामने रखा, जैसे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और BSNL कर्मचारी, ये वाकई में ये लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए कोई सरोकार अभी मौजूद नहीं, क्योंकि वो लोग की जिंदगी भी इसी तरीके से न्यू इंडिया के चक्कर में फंसी हुई है कहीं, और वो धीरे धीरे दम तोड़ रही है अपने भारत के लिए। भारत के अंदर लोगों की जो दुर्गति हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यू इंडिया के प्लान के तहत ही हो रही है, तो इसे इग्नोर कर दिया गया। इस आप कुछ बोल रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू किए इसे। यस, थैंक यू सो मच इमरान। तो यही बात है कि सवाल तो उठेंगे ही। मैं लास्ट सवाल तीनों पैनलिस्ट से करूंगी। पहला मैंने देवादित्य राव को बोल ही दिया है, द क्लाइमेट ऑफ इग्नोरेंस एंड हाउ वी शुड डील विद इट। लिटिल सजेशन आप लोगों का सजेस्टिव होगा, आखिरी का जो हमारा सेशन है, last part of our session, and to Adil Hussain I would request कि अगर आप
बायो पॉलिटिक्स और बायो सर्वेलेंस, ठीक है, उस पे कुछ टिप्पणी करें. एंड इज देयर अ वे आउट, अगेन सजेस्टेड, इज देयर अ वे आउट कि हम इससे किसी भी तरीके से थोड़ा सा बचाव हो हमारा. और यूनुस मोहानी सर, आप लास्ट में इसको रैप अप करेंगे with whatever suggestions you have for people like us who have been on the streets and who are actually resisting from home. So आप पहले देवदत्ते दा स्टार्ट करेंगे, आदर स्टार्ट करेंगे, who would start first? Okay, so should I go? Yeah, please. Yes. ओके आई थिंक आपने ये तो मतलब बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल से जूझने का ही प्रक्रिया हम लोग हर एक दिन हर अपने अपने तरीके से करते जा रहे हैं, राइट. तो बट एक वाक्य में अगर बोलना हो कि इस जो क्लाइमेट ऑफ इग्नोरेंस है इसके खिलाफ, राइट, तो इसके खिलाफ खड़े होने की या फिर इसको दूर करने की उपाय क्या है, तो मैं बोलूंगा इसको दूर करने की उपाय है इस तरीके का प्रोटेस्ट, राइट. तो इसको दूर करने की उपाय है एक डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन, राइट. तो इसको दूर करने की उपाय है, राइट, तो प्रशांत भूषण जैसे वॉइसेस, राइट, तो जिसको कंटेम्प्ट कह करके बार बार करके दबा दिया जाएगा, राइट. तो इसको दूर करने की उपाय है और बहुत सारे पीके विजयन और बहुत सारे जीएन साई बाबा और बहुत सारे हेनी बाबू और बहुत सारे अपूर्वानंद जैसे लोग, राइट, तो जिनको बार बार करके डरा के धमका के जेल में भेजा जाएगा, उस तरीके की और बहुत सारे लोगों को सामने लाने की जरूरत, राइट. और बहुत सारे डबोलकर और बहुत सारे पंसारे, राइट, कलबुर्गी और गौरी लंकेश. That's the only way in which one can stand against this culture of ignorance, right? So, but if one has to just slightly take this further, right? So I think ये culture of ignorance तो बना है बहुत सालों से, right? So, and there is a lot of investment in this that has happened, right? So as we have constantly been seeing, right? So ये culture of ignorance किस तरीके से बनता है, जहां पे every trace of knowledge becomes criminal. जहां पे आप अगर प्रश्न पूछेंगे, आप अगर कुछ जानते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वही क्रिमिनल एक्ट बन जाता है. और जो कि बार बार करके हम लोगों ने देखा है, जीएन साई बाबा के केस में गढ़चिरौली सेशंस कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसमें, राइट, वो जजमेंट अगर कोई पढ़ के देखेगा तो पता चलेगा कि किस तरीके की कल्चर ऑफ इग्नोरेंस पे पूरा का पूरा जुडिशियल प्रोसेस खड़ा हुआ है, राइट. तो पूरा का पूरा जुडिशरी का, राइट, तो इन्वेस्टिगेशन, राइट, तो पूरा का पूरा जुडिशरी का जजमेंट खड़ा हुआ है, राइट, एक कल्चर ऑफ इग्नोरेंस में, जहां पे कहा गया है, राइट, एंड ऑल ऑफ दिस इज रिकॉर्डेड इन द जजमेंट, राइट. तो दो पंच विटनेस चाहिए होता है, राइट. कोई भी घर में जाके रेड करके उसका जो कॉन्फिस्केशन किया जाता है चीजें, उस पे साइन करने के लिए दो पंच विटनेस चाहिए होता है, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 100. Right, so वो दो punch witness generally CRPC says will have to be respectable inhabitants of the locality. Right, so जबकि जो पुणे पुलिस जब जाके साई बाबा के रेसिडेंस में रेड किया था, एक पंच विटनेस को पुणे से फ्लाइट में पुलिस साथ में लेके आए थे, जो कि पुलिस का इंफॉर्मर था, राइट. और उनसे साइन करवाया गया था वो पंचनामा पे. और दूसरा पंच विटनेस एक लोकल बार्बर थे, राइट. एक लोकल बार्बर जिनको साइन करवाया गया था पंचनामा में, जिसमें स्टेट किया हुआ था, जिसमें कॉन्फिस्केटेड आइटम्स में था हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, राइट. जो कि बाद में दिस बार्बर वेंट टू कोर्ट एंड सेड दैट ही हैड नेवर सीन एनी ऑफ दीस इक्विपमेंट्स इन हिज लाइफ, राइट, एंड ही हैड बीन मेड टू साइन ऑन दैट पंचनामा, right. So this is and the court has recorded all of this and yet gone and sentenced GN Sai Baba to life in prison. Imagine, right? तो कोर्ट ने सारा कुछ लिखा है उसमें, ये सारी inconsistencies, and then it goes and awards, right, a life imprisonment to GN Sai Baba. So where knowledge itself becomes a crime, right? So, and because knowledge becomes a crime, what do you suggest as the alternative? You suggest something called multidisciplinary education, right? So जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है और जिसको लेके बहुत उछल कूद चल रहा है अभी देश में, राइट. तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है कि आप कॉलेज में आपको, राइट, स्कूल लेवल थोड़ा मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ स्कूल लेवल थोड़ा हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, राइट. तो जिसका मतलब है आपको बहुत सारे कॉग्निटिव स्किल्स दिया जाएगा ताकि आप बेसिकली एक मल्टीटास्किंग वर्कफोर्स बने, राइट. तो जिससे, राइट, तो एक तनख्वाह में, राइट, तो आपसे 4 तरीके का काम करवाया जाए, राइट. So this is basically the attempt to create a semi-skilled, cheap, informal labor force,
राइट। और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के जरिए आपको बहुत सारा स्कूल लेवल बेसिक स्किल्स दिया जाएगा, ताकि आप कोई भी डिसिप्लिन में इतना मनोनिवेश ना कर पाए ताकि आप प्रश्न पूछ सके, right? So you will have several skills, but none of it to perfection. So that is the kind of culture of ignorance that is not only celebrated, but has also been laid out as the educational roadmap of the nation for the next 20 years. And the only way in which we can resist this is by becoming more and more of Kalburgis and Gaudi Lankeshas. So thank you for this insightful view. So what I would like to say that when I was talking, जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि जो दो आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप मैंने कहा जो मेनली फेमस था, आपका फ्रेंच वे और वर्सेस जर्मन वे, तो एक बात था कि सिटीजनशिप कौन डिफाइन करेगा। दुनिया में ये कहा जाता है कि नेशन स्टेट आपका डिफाइन करेगा, वो कहेंगे कि आप इन वजहों के वजह से आप जो है सिटीजन हैं। तो उसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देवादित्य कह रहे थे, और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत बात हुई है। इवन ब्रिटेन में भी इसके ऊपर अभी काफी बात चल रही है कि भाई यहाँ कॉलोनियलिज्म का हिस्ट्री जो है उसको पूरा गायब कर दिया गया है। वहां पर अंग्रेज जो है वो मतलब जो कॉलोनियल हिस्ट्री को काफी ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया गया है, कुछ एस्पेक्ट छुपा दिया गया है। सो ऐसा एक ब्रिटिश सिटीजन तैयार किया जा रहा है जो अपना कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेगा। सो ये तो आपका एजुकेशन के थ्रू ये कहा जाता है टॉप टू बॉटम सिटीजनशिप, जिसमें आप ऊपर से डिफाइन करता है, जो कि आपका नेशन मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि आप इस तरीके का सिटीजन बनेंगे, जिसके ऊपर देवादित्य ने आज बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जब कि एक इंडिविजुअल या एक कॉम वो डिसाइड करते हैं कि हम कैसे सिटीजन बनेंगे। सो ये कहा जाता है बॉटम अप सिटीजनशिप। इसमें हम डिसाइड करेंगे, हम ये नया एसोसिएशन तैयार करेंगे, हम नया अपने आप को पॉलिटिकली डिफाइन करेंगे, उस तरीके से फिर हम अपने आप को, तो ये दोनों का एक जो है रेसिस्टेंस, ये आपका फिर डेमोक्रेसी को एनरिच करेगा कि आप, ये तो होना ही है कि गवर्नमेंट जो है उसका एक ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी अभी बिल्कुल साफ है, और ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी साफ उसका एजुकेशन पॉलिसी में होगा, उसका इकोनॉमिक पॉलिसी में होगा। ये सब के थ्रू वो अपना सिटीजनशिप तैयार करने का कोशिश, एक सिटीजनशिप पॉलिसी तैयार करने का कोशिश करेगा। वहाँ हमारा जिम्मेदारी ऑब्वियसली एक तो है कि आप जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट के थ्रू, और जो इन्होंने कहा कलबुर्गी, या ये जो एक पावर, जो आई थिंक मैंने एक कार्टून देखा जहां पर आई थिंक एक बहुत बड़ा एक स्टैचू है जुडिशरी का, और लिखा हुआ है उसके पैर के नीचे सॉरी, और आपका क्या कहते हैं प्रशांत भूषण को कहा जा रहा है कि आप इसे पढ़िए, और प्रशांत भूषण बहुत ऊपर देख के कह रहा है कि मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। तो ये जो एक पावर है, मतलब व्हेन यू नो कि जब आपको पता है कि आप सच के साथ हैं, जब आपको पता है, जैसे कि हम लोग की जो लड़ाई है सिटीजनशिप का, जो कलकत्ता में हो रहा है या शाहीन बाग में हो रहा है, कि हम इस जमीन के बासिंदे हैं, हम यहाँ के हर चीज में हिस्सेदार हैं, सो हम यहाँ के सिटीजन हैं। आप एक ब्लड का कैटेगरी लाके हमें यहाँ से नहीं उखाड़ सकते। सो ये एक इसका एक फोर्स है, इस स्टेटमेंट का एक मोरल फोर्स है, और ये प्रोटेस्ट से आप जो है आप इसको आप इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल साइड है, वो मैं बहुत ज्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी यकीन करता हूँ कि जिसके थ्रू शायद ये चेंजेस होगा। क्योंकि अगर आप 1975 में यानी 1970 में अगर आप बीजेपी के लेटर्स देखेंगे, ये सॉरी जनसंघ था उस वक्त, सो अडवाणी जी को कैसे वाजपेयी जी लेटर लिख रहे हैं कि जुडिशियरी कांग्रेस के हाथ में है, पैसे उनके पास है, जो बिल्कुल एक सिचुएशन है कि जब एक काइंड ऑफ बहुत, तब एक वन पार्टी डोमिनेंस था 60s तक, बिल्कुल कांग्रेस काफी डोमिनेंट थी उस वक्त। लेकिन वहां से एक चीज तो मानना होगा, और ये आप लोगों को उनसे सीखना है, वो ये है कि इन्होंने जैसे करके आइडियोलॉजी को, हर एक बनवासी आश्रम समिति हुआ जो उन्होंने आदिवासियों में फैलाया, एक हर जगह एक नेटवर्क जो इन्होंने तैयार किया है, जिसको इन्होंने शायद 10 साल 20 साल 30 साल, और शायद आई थिंक ये गोलवलकर के जमाने से जो इन्होंने धीरे धीरे करके फैलाया। सो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क और एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल लेवल पे, जो कि आपका कहते हैं सिविक एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो
आप लोकल लेवल पे जो है आपको एक पेटेंट क्लाइंट नेटवर्क बनाना होगा कि अगर लोकल एरिया में अगर आप किसी को अगर ट्यूशन पढ़ना है तो वो एक सेकुलर आदमी के पास आए, अगर कोचिंग के बारे में जानना है तो उसके बारे में आए, क्योंकि ये अगर डायलॉग अगर बंद हो जाएगा तो फिर आपका जो है एक सोसाइटी क्रिएट होगा, जिसके लिए आरएसएस का टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिविक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका पेटेंट क्लाइंट नेटवर्क लोकल लेवल पे, शहर में कह सकते हैं, कस्बों में कह सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू प्रोटेस्ट का जो है एक कॉमन लैंग्वेज होगा, जिसमें ये आपका एक कॉमन एक सिविक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तैयार होगा, जो एक सबका जो एक इक्वल राइट है उस लैंड पे, ये एक क्रिएट होगा। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो साथ साथ हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, ये लोग और जान रहे हैं कि कैसे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, और साथ साथ ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि लोकल लेवल पे जो है एक हम लोग को एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि काउंटर कल्चर या काउंटर रेसिस्टेंस का एक अलग ही महत्व है। Okay. Okay, thank you so much, Adil. Now going back to Mohani sir. Come on, sir. Go ahead. जी, देखिए जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा हो गया, हम टॉप टू बॉटम अगर कहीं पर भी जाते हैं तो आज न्याय की उम्मीद एक दिन में देखा गया ख्वाब जैसा है। ऐसे में सिर्फ एक ईमानदार वैकल्पिक राजनीति एक सलूशन है। इस देश को अगर बचाना है तो हमें एक ईमानदार विकल्प तलाशना। पूरे ये जो पूरा सीन खिंचा, इसमें एक चीज जो देखी गई वो ये देखी गई कि जो विपक्ष था वो गायब दिखाई दिया। उसके पीछे एक वजह थी कि उनकी जो फाइल्स थी, जो उनका करप्शन था, वो उनकी जबानों पे ताला बन के लटका। दूसरी तरफ जो लोग बोलते दिखाई दिए, उन्होंने हमें 20 बनाम 80 की लड़ाई में ढकेलने की कोशिश की, जो इस देश के लिए, कम से कम इसकी गंगा जमनी तहजीब के लिए एक सुसाइडल बम की तरह था। इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें कोई अपने आप को सद्दीन ओवैसी कहता हो या कोई बदरुद्दीन अजमल हो या कोई भी हो, इस तरह का कोई भी एक नाम हो। ये सुसाइडल पॉलिटिक्स जो 20 बनाम 80 की है, ये इस देश के लिए फायदेमंद नहीं है, एक चीज। दूसरी बात ये है कि हमें ईमानदार विकल्प की तलाश करनी होगी। उसके लिए ये मुमकिन है कि हमें चाहे भले 5 साल अपने बर्बाद करने पड़े। देखिए, इसे हम टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते कि हम अपने गोल को कितनी जल्दी अचीव करेंगे। एक तरफ संसाधन है, हर तरह की मशीनरी है, टॉप टू बॉटम उनका नेटवर्क है। दूसरी तरफ हमारे पास गरीब लोग हैं जिनके पास आज खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, इलाज नहीं है। उन्हें अभी तक होता क्या था, जो हमारे देश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके अंदर होता ये था, एक शराब का पौवा, 1 किलो गोश्त और 500 रुपए, कहीं 200 रुपए और कहीं कीमत शायद 10 या 20 रुपए। ये हकीकत है। अब ऐसे में जब लोग भूखे पेट हैं, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, ऐसे में उनके बहुत जल्दी वर्गलाए जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमें वक्त लग सकता है, लेकिन हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी एक वैकल्पिक ईमानदार राजनीति की। जब तक हम वैकल्पिक ईमानदार राजनीति नहीं लाते हैं और इन्हीं चेहरों पर भरोसा करते रहते हैं, तो यकीन मानिए आप चले जाते रहेंगे और आगे भी आप इसी तरह रहेंगे। इसका और कोई इलाज नहीं है। लिखने वालों के हाथ से कलम छीन ली जाएगी। अभी हम गौरी लंकेश और कलबुर्गी की बात कर भी सकते हैं। कल नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद शायद हम
कोई गौरी लंकेश और कलबुर्गी नहीं पैदा कर सकेंगे। ये भी इस देश की ही सच्चाई है। और भारत के लोगों के पास न सहन होगा, न इल्म होगा, न रोटी होगा, न इलाज होगा, न पैसा होगा, न रोजगार होगा। इसलिए अभी से शुरुआत करिए एक ईमानदार राजनीति की तरफ। भले 5 साल का हमें वक्त लगता है, हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें, और इन 5 सालों में हमें इस तैयारी को आगे ले जाना होगा। कम से कम हम नहीं कहते हैं कि एक बार में एक व्यक्ति को हम जिता सकते हैं, लेकिन यह मुमकिन है कि हम एक बार में इन 5 सालों में एक आदमी तैयार कर सकते हैं जो ईमानदार। बहुत बहुत खूब, बहुत। Imran, I'll get back to you. First, I would like to mention here that कि हम इसको conclude नहीं कर रहे हैं। इस सेशन का conclusion है ही नहीं। It is just the beginning. हमने इसको begin किया है देवादित्य दा के साथ, आदिल के साथ और यूनिस मोहानी सर के साथ। तो ये इसको conclude करना मैंने इसलिए भी ये कहा है बिकॉज ये हमारे बस में भी नहीं है कि इसको कंपाइल करके हम कुछ इसका एंड में कुछ कंक्लूजन दें। वोट ऑफ थैंक्स आप देंगे इमरान, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं वोट ऑफ थैंक्स के साथ वी वुड एंड दिस सेशन। आई वुड पर्सनली थैंक यूनिस मोहानी सर, देवादित्य सर एंड आदिल यू, एंड ओवर टू यू इमरान। यस एग्जैक्टली, आपने जब मौका दिया तो उसे इस्तेमाल किया। जिस तरह से यूनुस सर और देवादित्य और आदिल भाई ने जिस तरह से समझाया है अपने अपने लेवल से, और एंड में एक बात मुझे बहुत सही लगी, जो एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर हमें अब नौशीन जिस तरह से कहा, इसे कंक्लूड नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसे हमें बिगिनिंग मान के ही चलना है। और बेशक 5 साल में हम एक ईमानदार तो चुन ही सकते हैं, और बहुत ही अच्छे अंदाज में तीनों गेस्ट ने इससे एक्सप्लेन किया अपने अपने लेवल से। हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि हम अपनी मुहिम के लिए ये हम एक मोटिवेशनल टॉनिक समझ सकते हैं अपने लोगों के लिए। टीम बड़ा ना हो, जज्बा बड़ा होना बहुत जरूरी है। हम छोटी सी टीम लेकर चल रहे हैं, बट ये बात बहुत पक्की है, एक ईमानदार विकल्प को ढूंढना भी जरूरी है साथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आम लोगों को समझनी जरूरी है। जिस तरह से एजुकेशन के ऊपर देवादित्य जी ने समझाया है, वो भी आम लोगों को, ये जो जनरल चिट चैट रास्ते पे होते हैं आज के डेट में, लोगों को ये चिट चैट अपने चाय के अड्डे पे, या फिर अभी तो चाय का अड्डा नहीं बन रहा है, तो आम लोगों को ये डिस्कशन पे आना बहुत जरूरी है। दूसरा, न्यू भारत भारत वर्सेस न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट जिस तरह समझाया गया है, लोगों को ये बात समझनी होगी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यूनुस सर कह के चले गए कि हमें उलझा दिया गया है 20 और 80 के बीच में। ये बात को बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझना जरूरी है कि 20-80 का लड़ाई जो है ये दिया जाता है हमें लड़ने के लिए, ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। हमें सतर्क रहना है, इस तरह की गैर राजनीति और गंदी राजनीति की ट्रैप में नहीं आना है। आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आशा करते हैं कि हम लोग इस तरह का सेशन आगे भी करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ये देश से काला कानून वापस ना ले लिया जाए, और इस देश के हित में सारे नेता सोचना ना शुरू कर दे। जो इस देश के हित में सोचेगा हम उनके साथ हैं, जो इस देश के हित में नहीं सोचेगा उन्हें बाहर निकालने की भी क्षमता हम रखते हैं। जय हिंद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू अगेन, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू। Thank you.